Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। क्रिप्टो मार्केट एंड ब्लॉकचेन से रिलेटेड आपको हर दिन लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ये मेरा काम है। तो न्यूज़ शुरू करने से पहले हम लोग बात करते हैं मार्केट की। मार्केट में देख लेते हैं जो क्रिप्टो करेंसी से वो कौन से लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट का जो सेंटिमेंट कैसा है, उन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो उससे शुरू करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जो इक्विटी मार्केट है, अगर मैं इंडिया की मार्केट की बात करूं या यूएस की मार्केट की बात करूं या फिर चाइना या कोई भी एशियन कंट्री की स्टॉक मार्केट की बात करूं, तो हम देख सकते हैं कि मेजरली सब पॉजिटिव में है। अगर हम वहीं कमोडिटीज़ की बात करते हो तो जो कमोडिटीज़ है, चाहे वो गोल्ड हो जाए, ऑयल हो जाए, क्रूड ऑयल या फिर सिल्वर हो जाए, वो थोड़ा बहुत नेगेटिव, मतलब थोड़ा बहुत डिप आया है उनमें। लेकिन जो ग्लोबल एक्सचेंजेस है, जो ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंजेस है, जो इंडिसेस है, उनमें एक अच्छा खासा रैली आई है। एक अच्छा खासा अपटिक हम लोग ने देखा है। एंड वो जो मार्केट्स है वो एक ग्रीनर नोट में, हायर नोट पे एंड हुए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की, तो जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप है वो 3.28 ट्रिलियन पे है, फ्लैट है, 24 आवर्स में फ्लैट है। अगर हम सेंटिमेंट की बात करते हैं तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पिछले बार की तरह ही 50 के आसपास ही है जो सेंटिमेंट है, एंड वो न्यूट्रल सेंटिमेंट शो कर रहा है। एंड मैं इस बार सही में मैं बोलूँगा वही न्यूट्रल सेंटिमेंट ही शो कर रहा है। लेकिन जो बैकग्राउंड में अभी भी थोड़ा बहुत फियर, थोड़ा बहुत अनसर्टिनिटी है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो काफ़ी न्यूट्रल है। उन सब के बारे में बात करेंगे, ऐसा क्या डेवलपमेंट्स आए हैं मार्केट में कि जो मार्केट है, जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो न्यूट्रल है। मार्केट क्यों ग्रीन में है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं तो क्रिप्टो मार्केट मेजरली फ्लैट में है। मतलब जो मेजर कॉइन्स है, जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज है, वो फ्लैट टू ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं 24 आवर्स में जाता हूँ तो सही पजी पेंगुइन्स ऐसे कुछ टोकन्स है जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं इन 24 आवर्स के, वो टॉप गेनर्स है। बट मेजरली मोस्ट ऑफ द कॉइन्स, या मैं बोलूँ तो वो फ्लैट ही है। अगर बिटकॉइन आप देख सकते हैं 107,000 यूएस डॉलर्स के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है। इथीरियम 2400 के से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है। XRP हो जाए, चाहे वो सोलाना हो जाए, तो मेजर जो कॉइन्स है वो फ्लैट टू ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा मार्केट में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं कि मार्केट में एक अच्छा खासा हम लोगों ने ग्रीन में क्लोज होते हुए देखा। हम इक्विटी मार्केट में स्पेशली उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला आर्टिकल है कॉइन टेलीग्राफ की तरफ से, इंडिया वांट्स 30% ऑफ योर, ये तो आई थिंक पुराना वाला है, मेरे को अपडेट करना पड़ेगा, सॉरी। तो हाँ, सही प्राइस सीज डबल डिजिट गेन्स, आइस की लेवल अबव $0.3। तो सही के बारे में अभी मैंने बात किया। सही टॉप गेनर्स में है, आज 24 आवर्स के टॉप गेनर्स में सही है। एंड सही काफ़ी अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है। उसके रीजंस क्या है, मतलब सही ऑलमोस्ट अभी 12 to 15% ऊपर ट्रेड कर रहा था आज इन 24 आवर्स। एंड उसके रीजंस क्या है कि जो सही में एक इतना अच्छा खासा रैली आया है। सही आपको अगर नहीं पता है तो एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है, लेयर 1 ब्लॉकचेन है। एंड सही के बारे में हमने आई थिंक कुछ वीडियोस पहले सही के बारे में बात की थी कि सही वो टाइम पे भी जब वो भाग रहा था, क्यों भाग रहा था, उसका भी एक रीज़न हमने दिया था कि जो व्योमिंग स्टेट है, यूएस का जो व्योमिंग स्टेट है, वो खुद का एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करने वाले हैं, WYST उस नाम से। एंड वो स्टेबल कॉइन लॉन्च करने के लिए उन लोगों ने सही ब्लॉकचेन को चूज़ किया है। उनके पास काफ़ी ऑप्शंस है, वो एप्टॉस था, आपके पास सोलाना था, आपके पास काफ़ी ब्लॉकचेन्स थे, लेकिन उन्होंने सही ब्लॉकचेन को चूज़ किया। उस वजह से सही में उस टाइम पे भी रैली आया था। एंड सेम वही फर्दर रैली कंटिन्यू होते हुए हम आज भी देख रहे हैं।
दूसरा रीज़न ये है कि काफ़ी सारे रीज़न्स है। तो दूसरा रीज़न ये है कि जो ऐसा होप है कि जो सेई कम्युनिटी है उनका ऐसा होप है कि हाई चांस है कि सेई का एक ईटीएफ आ जाए, क्योंकि कैनेरी ने सेई के ईटीएफ के लिए ऑलरेडी एससीसी के पास फाइल किया है। अभी अप्रूवल उस पर डिसीजन बेसिकली आना बाकी है कि वो अप्रूव होगा नहीं होगा, वो बात की बात है। लेकिन जो सेई कम्युनिटी है वो काफ़ी होपफुल है इस चीज़ को लेके कि जो वो मतलब ये सॉरी जो फाइलिंग है जो फाइलिंग कैनेरी सेई ईटीएफ के लिए जो फाइलिंग है वो मतलब 95% अप्रूव हो जाएगा, ऐसा उनका मानना है। मतलब ऐसा प्रेडिक्शंस भी है मार्केट में कि जो सेई का ईटीएफ है वो पास हो जाएगा, मतलब अप्रूव हो जाएगा। वो एक दूसरा रीज़न है। इसलिए पहला रीज़न तो व्योमिंग स्टेट के साथ जो उन्होंने मतलब जो स्टेबल कॉइन है वो सेई ब्लॉकचेन पे लॉन्च करने वाले हैं। एंड दूसरा अगेन कम्युनिटी, अगर जब कम्युनिटी स्ट्रांग होता है तो प्राइस में वो हमको दिखता भी है उसका इफेक्ट। तो सेई काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले 30 डेज़ के अंदर सेई जो है 42% भाग चुका है। आज वो ऑलमोस्ट 33 सेंट्स तक चले गया था, लेकिन वहाँ से वापस गिर के 25-28 सेंट्स के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है। सेई पे आपको नज़र रखना है, क्योंकि अगर सेई का ईटीएफ अप्रूव होता है तो सेई के पास एक ऊपर जाने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि सेई काफ़ी टाइम से हमने सेई के बारे में बात नहीं किया है, कोई भी सेई के बारे में बात नहीं करता है, काफ़ी कम बात करते हैं लोग सेई के बारे में। एंड सेई एक ऐसा ज़्यादा पॉपुलर ब्लॉकचेन भी नहीं है कि उसके बारे में हम ज़्यादा बात करें। तो अगला आर्टिकल देख लेते हैं। डाउ जोन्स अप 500 पॉइंट्स एज ट्रेड एंड फेड ऑप्टिमिज्म स्वीप्स द मार्केट। तो हमने देखा जो यूएस मार्केट है वो भी काफ़ी अच्छा ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट डाउ जोन्स जो है वो ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा आज बढ़ चुका है। तो ऑलमोस्ट 400 से 500 पॉइंट्स तक भाग चुका था जो डाउ जोन्स है। एंड जो S&P 500 है वो रिकॉर्ड हाई पे है, आज भी वो ग्रीन में अभी ट्रेड कर रहा है। पॉइंट ऑलमोस्ट 0.7% ऐसा कुछ वो S&P 500 जो है ट्रेड कर रहा है, जो कि रिकॉर्ड हाई है। उसने अपना पुराना ऑल टाइम हाई जो था वो ब्रेक करके अभी नया रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। उसके कुछ रीज़न्स है कि क्यों जो यूएस मार्केट है, स्पेशली जो यूएस मार्केट है वो उसमें इतना अच्छा रैली क्यों आ रहा है। उसके कुछ रीज़न्स है कि जो यूएस एंड चाइना के बीच में जो ट्रेड डिस्कशंस चल रहे थे उस पर एक इनिशियल एग्रीमेंट आया है। चाइना एंड यूएस के बीच में एक इनिशियल एग्रीमेंट हुआ है। एंड उस एग्रीमेंट के हिसाब से मतलब ये ऐसा एकदम कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ छोटे मोटे डिटेल्स निकल के आए हैं कि जो एग्रीमेंट के हिसाब से अब यूएस को जो चाइना के पास जो रेयर अर्थ मिनरल्स अवेलेबल है उसका एक्सेस मिल सकता है। तो ये यूएस को मिलेगा। एंड जो चाइना को क्या मिलेगा, जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस यूएस ने चाइना पे लगाए थे उसमें थोड़ा बहुत ईज़ आता हुआ देखेंगे हम यूएस की तरफ से ऑन चाइना। लेकिन अगेन चाइना आपको पता ही है कि जो चाइना पे ऑलरेडी जो यूएस है उसने ये जो टेक्नोलॉजिकल कंप्यूटर चिप्स जो है कंप्यूटर चिप्स जो है जो इन्वीडिया के जो सेमीकंडक्टर्स है वो चाइना को एक्सेसिबल नहीं है, वो टेक्नोलॉजी तक चाइना को एक्सेसिबल नहीं है। तो शायद उस बात पे भी कुछ हमको ईज़ होता हुआ दिख सकता है यूएस की तरफ से। लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ न्यूज़ कम्प्लीटली ओपन मतलब अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि क्या है। लेकिन ये छोटे मोटे डिटेल्स जो निकल के आते हैं वो उनसे हमको मालूम चल रहा है कि एक इनिशियल एग्रीमेंट हुआ है यूएस एंड चाइना के बीच में। तो ये एक होप जगाता है इन्वेस्टर्स के अंदर। एंड उस वजह से हम मार्केट में एक अच्छा खासा एक रैली आता हुआ देख रहे हैं, छोटा सा रैली आता हुआ देख रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जो फेड का जो रेट कट का जो हम लोग होप लगाए हुए बैठे हैं, अभी तक ये साल में अभी तक एक रेट कट भी नहीं हुआ है, जबकि हम लोग 4 रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अभी हम लोग होप कर रहे हैं कि एटलीस्ट 2 रेट कट तो हो कम से कम ये साल में।
तो फेड का रीज़न तो हमेशा फेड यही बोल के जस्टिफाई करता है कि हम लोग डेटा देख के डिसीजन लेंगे, कभी ये टैरिफ वॉर के वजह से शायद इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, उनका ऐसा कहना है। लेकिन हम देख सकते हैं जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी अंडर कंट्रोल है। आई थिंक आज ही वो जो पीसीई का डेटा आने वाला था, वो जो कि फेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है, फेड उसको काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व करता है। वो मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन मैं देख के आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तो जो फेड है उनका जो रेट कट के चांसेस है वो शायद बढ़ रहे हैं। हम लोग जल्द ही को एक रेट कट आता हुआ देख सकते हैं। मैंने लास्ट न्यूज़ में आपको बताया था कि जो एक फेड के गवर्नर है क्रिस्टोफर वॉलर, उनका ये कहना था कि शायद हम लोग जुलाई में ही एक रेट कट आता हुआ देख सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो अभी द थिंग इज़ जो फेड के जो मेंबर्स है उनके बीच में एक डिफरेंस है। कुछ मेंबर्स कह रहे हैं कि हमको रेट कट करना चाहिए, एंड कुछ मेंबर्स कह रहे हैं कि ये साल में एक भी रेट कट नहीं होना चाहिए। तो वो जो डाइवर्शन है, जो वो डिफरेंस है, उसके वजह से थोड़ा बहुत टेंशन है उस बट अगेन लग रहा है कि एक रेट कट जल्द ही आ सकता है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, यूएस का गवर्नमेंट, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, उनके तरफ से भी जो फेड रिज़र्व है, उन फेडरल रिज़र्व जो बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है यूएस का, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है कि एक रेट कट लाया जाए। एंड अगेन काफ़ी टाइम से एक रेट कट आया भी नहीं है, तो हम लोग होप कर रहे हैं कि जल्दी एक रेट कट आएगा। एंड जो जेरेमी पावल है, जो फेड के चेयर है, उन्होंने भी एक ऐसा होप दिखाया है, मतलब होप जताया है कि एक रेट कट हम लोग सूनर और लेटर देख सकते हैं। लेकिन थोड़े बहुत कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं। पहला कंसर्न तो ये है कि जो यूएस का डेट है 36 ट्रिलियन डॉलर्स तक बढ़ गया है यूएस का डेट। वो एक सबसे बड़ा एक टाइम बॉम्ब जैसा है अभी यूएस के लिए। अगर जिस दिन वो फटेगा तो मान के चलिए पूरा एक ग्लोबल क्राइसिस हम देख सकते हैं। तो लेकिन ऐसा ना हो, यही हम लोग होप करते हैं। तो वो एक डेट एक सबसे बड़ा एक कंसर्न है ग्लोबली, ना सिर्फ यूएस के लिए बट इवन फॉर ग्लोबल मार्केट्स वो एक कंसर्न है। दूसरा रीज़न ये है कि जो ट्रम्प का जो नया बिग ब्यूटीफुल बिल आने वाला है उसको लेके भी थोड़े बहुत कंसर्न है। अगेन हमने उसी बिल के वजह से हमने इलॉन मस्क एंड ट्रम्प के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट भी देखा था, लेकिन बाद में उन्होंने एक दूसरे को सॉरी बोल लिया, वहाँ से बात ख़त्म हो गई। लेकिन जो बिग ब्यूटीफुल बिल है वो काफ़ी स्पेंडिंग्स को कट करने वाले हैं स्पेशली रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए, स्पेशली सब्सिडियरीज के लिए जो भी वो लोग स्पेंडिंग करते थे वो कट करने वाले हैं। लेकिन अगेन जो क्रिटिक्स, मतलब जो लॉ मेकर्स है, उनका ये कहना है कि इस वजह से जो डेट है यूएस का वो और बढ़ जाएगा, ऐसा उनका कहना है। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बिग ब्यूटीफुल बिल अभी तक आया नहीं है। जब आएगा तब उसको देके मार्केट, मतलब जो मार्केट में कैसा होगा, कैसा सिचुएशन होगा, उस पे हम लोग ज़रूर बात करेंगे। अगला न्यूज़ आर्टिकल है एप्टोस हिट्स माइलस्टोन एज RWA ऑन चेन ब्रेक्स 540 मिलियन यूएस डॉलर्स। तो एप्टोस भी एक L1 ब्लॉकचेन है एंड उस पर काफ़ी एक्टिविटी बढ़ रहा है। हम ये क्लियरली ये आर्टिकल बताता है, स्पेशली RWA जो रियल वर्ल्ड एसेट्स का जो स्पेस है, उस स्पेस में एप्टोस में काफ़ी एक्टिविटी बढ़ रहा है। काफ़ी जो वैल्यू है, जो टोटल वैल्यू है अभी रियल वर्ल्ड एसेट्स का एप्टोस ब्लॉकचेन पे, वो 540 मिलियन तक बढ़ चुका है। ये एक रिकॉर्ड नंबर है। तो एप्टोस में काफ़ी ज़्यादा रियल वर्ल्ड एसेट्स को टोकनाइज किया जा रहा है। वो एप्टोस के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि हमने काफ़ी बार काफ़ी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन से, काफ़ी बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स है, उनके हेड्स को ये कहते हुए सुना है कि वो
RWA फ्यूचर है, मतलब जो भी रियल वर्ल्ड एसेट्स है, चाहे वो गोल्ड हो जाए, चाहे वो ये टोकन्स हो जाए, चाहे वो रियल एस्टेट हो जाए, चाहे वो स्टॉक्स हो जाए, उन सब का टोकनाइज्ड वर्जन बनाया जाएगा एंड वो ब्लॉकचेन पे लेके आएंगे। बेसिकली वो सब चीज़ आप ब्लॉकचेन पे ट्रेड कर पाएंगे, ऐसा इस चीज़ को टोकनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर है कि 30 डेज़ के अंदर, लाइक लास्ट 30 डेज़ में 57% जंप आया है RWAs के एक्टिविटी में ऑन एप्टोस ब्लॉकचेन। तो एप्टोस जो है वो काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस चीज़ को लेके, एंड उस पर काफ़ी लोग जो है RWA, स्पेशली RWA के जो टोकन्स है वहाँ पे, मतलब जो एसेट्स है उसको वहाँ पे टोकनाइज किए जा रहे हैं, वो एक काफ़ी पॉजिटिव है एप्टोस के लिए। तो इनमें काफ़ी सारे जो US ट्रेजरीज है, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, उनको अभी एप्टोस पे टोकनाइज किया जा रहा है। वो अगर आपका जो US का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, अगर वो एक किसी पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पे टोकनाइज किया जा रहा है, तो ब्लॉकचेन का स्टेबिलिटी शो करता है, वो ब्लॉकचेन का इंटीग्रिटी शो करता है, वो ब्लॉकचेन पे एक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट करता है। वो एक बेसिकली एक ब्लॉकचेन को काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्रमोट मार्केट करता है ये थिंग। एंड अगेन एप्टोस ब्लॉकचेन पे काफ़ी लोन्स एंड लेंडिंग एग्रीमेंट्स भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें अच्छा खासा इंक्रीज़, ऑलमोस्ट 88% का इंक्रीज़ देखा गया ऑन लोन एंड लेंडिंग एक्टिविटी ऑन एप्टोस ब्लॉकचेन। एंड अगेन एक और न्यूज़ है एप्टोस को लेके, जो बिटवाइज जो इन्वेस्टमेंट फर्म है, उन्होंने एप्टोस के ETF के लिए ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, एंड इसके ऊपर एक अभी डिसीजन आना SEC का बाकी है। काफ़ी फाइलिंग से SEC के पास ऑलरेडी लाइट कॉइन को लेके, सोलाना को लेके, बिटवाइज को लेके, AVAX को लेके, XRP को लेके, एप्टोस को लेके, सही को लेके, लेकिन इनमें से अभी तक कोई भी डिसीजन अप्रूव हुआ नहीं है SEC की तरफ से। जबकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी प्रो क्रिप्टो SEC चेयर है, उसके बावजूद भी अभी तक एक भी ETF अप्रूव हुआ नहीं है। अगला आर्टिकल इज आल्ट सीजन कमिंग, क्रिप्टो क्वांट एनालिस्ट स्पॉट्स की एक्यूमुलेशन सिग्नल। तो अब सबका जो क्वेश्चन हमेशा रहता है कि क्या इस पर आल्ट सीज़न आएगा, क्या हम आल्ट सीज़न देखेंगे इस बार? शायद हाँ, मतलब इस आर्टिकल के हिसाब से तो हाँ। तो ये आर्टिकल बेसिकली एक क्रिप्टो क्वांट के एक एनालिस्ट है, एलेक्स एडलर जूनियर, उनका ये कहना है कि जो आल्ट सीज़न जल्द ही शायद आ सकता है। उनका रीज़न ये है कि जो हम लोग बेसिकली अगर जो हमारे टोकन्स होते हैं, जो भी हमारा क्रिप्टो करेंसीज होता है, अगर वो हम एक्सचेंज से निकाल के हम लोग अगर अपने कोल्ड स्टोरेज वॉलेट्स में अगर ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो एक शो करता है कि जो लोग हैं वो टोकन्स को या क्रिप्टो करेंसीज़ को नहीं बेचना नहीं चाहते। तो उस चीज़ को लेके उस बेसिस पे जो ये एनालिस्ट है एक्सेल एडलर, उनका ये कहना है कि जो इन्फ्लोस है, बेसिकली जो आपके वॉलेट्स है, जो कोल्ड स्टोरेज वॉलेट्स है, जो एक्सचेंजेस को जो इन्फ्लोस जाता है, वो पहले से काफ़ी कम हुआ है। कितना कम हुआ है? $2.5 बिलियन पहले जाता था, लेकिन वो अभी कम होके एक इन ईयर स्पैन वो 1.6 बिलियन तक गिर चुका है। मतलब ऑलमोस्ट 1 बिलियन तक डाउन हो चुका है। मतलब 900 मिलियन के ऑलमोस्ट 900 मिलियन तक वो वैल्यू, वो जो इन्फ्लोस है वो कम हो चुका है टू एक्सचेंजेस। तो इस बेसिस पे उनका कहना है कि शायद हम एक आल्ट सीज़न जल्द ही आता हुआ देख सकते। वो रिफ़र करते हैं जो पहले जो इंस्टेंसेस हुए, जैसे 2023 के Q3 Q4 में, एंड अगेन 2024 के भी Q4 में, जो बेसिकली जब ये इन्फ्लोस एक्सचेंजेस को कम हुए हैं, तब तक एक अच्छा खासा आल्ट कॉइन रैली आता हुआ हमने देखा है। तो वो उस बेसिस पे उनका ये कहना है कि एक आल्ट कॉइन रैली आ सकता है। उन्होंने एक नंबर दिया है कि जब ये जो इन्फ्लोस है
जो कि वॉलेट से एक्सचेंजेस को जाता है वो 1.6 बिलियन से कम होता है, तब एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि एक आल्ट कॉइन रैली हो सकता है। उनका ये कहना है कि अभी जो मार्केट है वो एक ट्रांजिशन फेज़ में है। ऑल्दो हम लोग ये देख रहे हैं कि मार्केट जो है प्राइस नहीं बढ़ रहा है, मार्केट डिप कर रहा है, मार्केट डाउन जा रहा है, लेकिन ये एक क्वाइट अक्यूमुलेशन शो करता है। हम लोग देख रहे हैं कि जो वेल्स है, जो इंस्टीट्यूशंस है, जो कि बड़े बड़े जो ट्रेडर्स है, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है, वो लोग साइलेंटली टोकन्स अक्यूमुलेट कर रहे हैं एंड धीरे धीरे अपने वॉलेट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। अगला आर्टिकल, ट्रम्प साइड स्टेप्स क्रिप्टो डाइवेस्टिंग। तो ये आर्टिकल पे आ जाते हैं अभी। तो हुआ ये कि रिसेंटली एक वाइट हाउस का प्रेस कॉन्फ्रेंस था एंड उसमें वहाँ पे एक प्रेस के मेंबर ने डायरेक्टली ट्रम्प से पूछा कि अगर आप क्रिप्टो रेगुलेशन पास होने के लिए अगर आपको आपके जो फैमिली एंड सेल्फ जो क्रिप्टो रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स है अगर उनको बेचना पड़ेगा तो क्या आप बेचेंगे। लेकिन ट्रम्प ने इस क्वेश्चन को डिफ्लेक्ट करते हुए, इस क्वेश्चन को बेसिकली अवॉइड करते हुए कोई डायरेक्ट आंसर नहीं दिया एंड उन्होंने बेसिकली ये कहा कि अगर क्रिप्टो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है, मैं क्रिप्टो को यूएस को क्रिप्टो का हब बनाना चाहता हूँ, क्रिप्टो का सेंटर बनाना चाहता हूँ एंड अगर हमको ये टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना चाहिए, मैं यूएस को उसमें लीडर बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यूएस उस स्पेस में डोमिनेट करे, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन उस चीज़ का डायरेक्ट आंसर नहीं दिया। द थिंग इज़ जो लॉ मेकर्स है, जो भी जो रेगुलेटर्स है, उनका एक कंसर्न है क्योंकि ट्रम्प काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है क्रिप्टो कनेक्शन से, डिजिटल एसेट से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। हम देखते हैं कि जो उनका फैमिली ग्रुप है, जो फैमिली कंपनी है, जो कि ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, वो काफ़ी सारे डिजिटल एसेट्स ओन करता है एंड छोटे मोटे क्वांटिटी में नहीं, काफ़ी बड़े क्वांटिटी में होल्ड करता है एसेट्स एंड वो लोग बिटकॉइन का ETF भी लॉन्च करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि जो ट्रम्प जो है काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है क्रिप्टो एंड जो डिजिटल एसेट्स के स्पेस है उस चीज़ से एंड इस चीज़ के वजह से जो लॉ मेकर्स है, जो भी अदर जो रेगुलेटर्स है, उनका एक डर है कि इस चीज़ को लेके, इस चीज़ का एडवांटेज उठा के एक्सप्लॉइट करेंगे ट्रम्प एंड उस चीज़ को बेसिकली करप्शन का जो डर है, करप्शन का एक कंसर्न बना हुआ है ये लॉ मेकर्स के बीच में। तो इस वजह से जो है ये अगर ट्रम्प को अगर बेचना पड़े, अगर ऐसा हो कि अगर क्रिप्टो का जो रेगुलेशंस है वो पास होने के लिए ट्रम्प को अगर क्रिप्टो करेंसीज बेचना पड़े तो आई थिंक फॉर द बेटर गुड ही शुड सेल द क्रिप्टो। मैंने आपको एक बार लास्ट न्यूज़ में बताया था कि जो जीनियस बिल है, जो कि फॉर स्टेबल कॉइन्स है, स्पेशली स्टेबल कॉइन्स एंड डिजिटल एसेट्स के लिए एक बिल है, वो सेनेट में जो यूएस कांग्रेस का जो लोअर हाउस है उसमें पास हो चुका है, लेकिन अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि अपर हाउस होता है उसमें अभी पास होना बाकी है, लेकिन वो सेनेट में पास होगा, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव सिंबल है। दूसरा चीज़ ये है कि कैलिफोर्निया के एक सेनेटर है एडम शिफ, वो एक अपना एक नया बिल लाना चाहते हैं कॉइन एक्ट नाम से। उसका जो फुल फॉर्म है वो ये है, कर्बिंग ऑफिशियल्स इनकम एंड नॉन डिस्क्लोजर एक्ट। तो बेसिकली वो एक ऐसा एक्ट लेके आना चाहते हैं, एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं एक कि जिसमें जो प्रेसिडेंट एंड उनके फैमिली मेम्बर्स है वो एंड जो टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो कोई भी एसेट को क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही प्रमोट कर सकते। वैसा वो बिल का मतलब ऐसा वो एक लॉ लेके आना चाहता है। जैसा हमने देखा है जो ट्रम्प है, उनका खुद का ऑफिशियल ट्रम्प मीम कॉइन है, उनका मिलानिया मीम कॉइन है एंड काफ़ी अदर वो जो एसेट्स है वो होल्ड करते हैं, वो प्रमोट भी करते हैं काफ़ी सारे। तो ये एक रीज़न है जिस वजह से जो लॉ मेकर्स है उनके माइंड में एक कंसर्न है करप्शन को लेके इस एंड वो एक ऐसा इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करके मनी मेकिंग स्कीम के जैसा एक्सप्लॉइट करेंगे एंड उससे खुद के लिए पैसा बनाएंगे रादर दैन फॉर द इन्वेस्टर्स एंड फॉर द अमेरिकन्स या फिर अदर्स देयर सिटीजन्स।
अगला न्यूज़ आर्टिकल, जज डिनाइज रिपल SEC रिक्वेस्ट टू रिवर्स की रूलिंग्स। तो ये XRP के लिए एक नया न्यूज़, एक नया अपडेट है जो कि आज ही एक न्यूज़ आर्टिकल ये है पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि जो जज टॉरस है जो कि XRP के XRP के ऊपर XRP के बेसिकली फेवर में ही उन्होंने जजमेंट लिया था कि XRP को, जहाँ पे हम XRP पे पहले ये डाउट था कि 2 बिलियन, ऑलमोस्ट 2 बिलियन तक का फ़ाइन पे करना पड़ सकता है XRP को, लेकिन अभी XRP को सिर्फ $125 मिलियन ही पे करना पड़ेगा। एंड उस चीज़ को ऐसा उन्होंने डिसीजन दिया था। लेकिन अभी हुआ ये है कि जो XRP एंड जो SEC है वो उन्होंने जॉइंट एक रिक्वेस्ट डाला था कोर्ट में दो चीज़ों के लिए, बेसिकली दो चीज़ों के लिए, कि जो $125 मिलियन का जो फ़ाइन पे करना था XRP को उसको कम कर दिया जाए। एंड दूसरा डिसीजन ये कि जो पहले XRP को बोला गया था कि XRP एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, जो उसने जो XRP के जो टोकन्स अपने इन्वेस्टर्स को बेचे थे, अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जो बेचे थे, वो एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन है। उस चीज़ को, एंड इस वजह से जो XRP है उसको US सिक्योरिटी लॉस को अबाइड करना चाहिए, उसके अंडर फॉल करेगा। वो रीजंस के वजह से XRP के ऊपर एक फ़ाइन था। बेसिकली पूरा केस ही उसी बेसिस पे था। तो उस चीज़ को लेके SEC एंड XRP ने कोर्ट को अप्रोच किया, उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि फ़ाइन कम कर दिया जाए। एंड ये जो डिसीजन था कि XRP एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन था, मतलब जो भी उन्होंने जो अपने XRP टोकन्स बेचे थे उस चीज़ को वापस ले लिया जाए, ऐसा वो लोग ने रिक्वेस्ट किया था। लेकिन जो जज टॉरस है उन्होंने डिनाई कर दिया, इस चीज़ को क्लियरली डिनाई कर दिया। एंड उन्होंने ये बताया कि जो रिपल है वो फेडरल सिक्योरिटीज़ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा एंड उसके अंडर ही फॉलो करेगा जो रिपल का जो XRP टोकन है। एंड दूसरा चीज़ ये कि जो $125 मिलियन का जो पेनल्टी है वो उनको भेजना ही, मतलब भरना ही पड़ेगा, जो SEC को जो है वो भरना ही पड़ेगा। एंड वो उस चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। अगर उनको रिवर्स करवाना है तो उनको हायर कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, तभी एक प्रॉपर फॉर्मल प्रोसेस होता है जिस चीज़ का, किसी भी चीज़ का, कि अगर वो लोग हायर कोर्ट को अप्रोच करते हैं एंड अगर हायर कोर्ट डिसीजन लेता है XRP एंड SEC के फेवर में, मतलब जो ये फाइलिंग है उस फेवर में, तब इस चीज़ के ऊपर एक रिवर्सल आ सकता है। अदरवाइज़ XRP को अभी जो $125 मिलियन जो पे करना है वो पे करना ही पड़ेगा। एंड उसी पेनल्टी को लेके XRP ने ये रिक्वेस्ट किया कि जो $125 मिलियन है उसमें से $50 मिलियन हम SEC को पे कर देंगे, लेकिन जो बचे $125 मिलियन है वो रिपल को वापस आ जाना चाहिए, ऐसा उनका रिक्वेस्ट था। लेकिन अगेन जो जज थे उन्होंने क्लियरली इस चीज़ को डिनाई कर दिया। वो जो बेसिकली ये XRP के थोड़ा बहुत फेवर में नहीं गया है ये जो डिसीजन है। एंड ऑल्दो उसके प्राइस में कुछ ज़्यादा डिप आया नहीं है, ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट हुआ नहीं है उसके प्राइस में। लेकिन जो ये इम्पॉर्टेंट था कि जो ये जो केस है जो इतने सालों से चल रहा है वो फाइनली एक एंड ले, फाइनली ख़त्म हो जाए। ये काफ़ी जो XRP के कम्युनिटी मेंबर्स है वो होप कर रहे थे, लेकिन ऐसा होता हुआ हमको दिख नहीं रहा है, जो कि एक नेगेटिव है XRP के केस में। अगला आर्टिकल, इंडिया कंसिडर्स बिटकॉइन रिजर्व पायलट, BJP लीडर भंडारी रिवील्स। तो फाइनली कोई बात कर रहा है इंडिया में कोई पॉलिटिकल लीडर बिटकॉइन रिज़र्व के बारे में। तो हुआ ये कि जो प्रदीप भंडारी है जो BJP के एक स्पोक्स पर्सन है, काफ़ी प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिशियन है, वो उन्होंने ये कहा है कि हमको इंडिया को खुद का एक बिटकॉइन रिज़र्व बनाना चाहिए एंड उस चीज़ को लेके एक पायलट प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। मतलब ऐसा उन्होंने कहा। एंड उन्होंने ये कहा कि जो US है उनका खुद का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, बट ये झूठ है, मतलब ये कम्प्लीटली
ट्रू नहीं है, क्योंकि यूएस का कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है। वो बेसिकली उन कॉइन्स को होल्ड करके रखे हैं जो उन्होंने स्कैम्स से या फिर अदर जगहों से उन्होंने जो पकड़ा, उस कॉइन्स को उन्होंने होल्ड करके रखा। बट अगेन उन्होंने खुद का स्ट्रेटेजिक रिजर्व यूएस ने नहीं बनाया है। एंड दूसरा, भूटान को उन्होंने रिफ़र करा। भूटान जो है खुद का जो भूटान का गवर्नमेंट है वो बिटकॉइनिंग माइनिंग ऑपरेशंस को प्रमोट करते हैं, उसमें उसको सपोर्ट भी करते हैं एंड उसमें इन्वॉल्व भी है। जो भूटान का गवर्नमेंट है, इस चीज़ को लेके उन्होंने इस चीज़ के बारे में भी बात किया। तो उनका ये कहना है कि इंडिया अभी एक काफ़ी अच्छे से पोजीशन में है, क्योंकि जो इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है। तो अगर हम जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज़ करके अगर हम बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हैं तो वो इंडिया के फेवर में जाएगा। एंड इस वजह से उनका कहना है कि जो इंडिया है उसको खुद का एक बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बनाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अगेन हमको पता है जो क्रिप्टो करेंसीज है वो इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है बट टैक्स्ड है। मतलब उसके ऊपर हम 30% से ज़्यादा हम लोग टैक्स पे करते हैं, जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज पे जो हम लोग प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन वो एक रेगुलेटेड स्पेस में नहीं आता है क्रिप्टो करेंसीज। बट जो रिसेंटली G20 का समिट हुआ था इंडिया में, आई थिंक पता नहीं कब हुआ था, जब भी हुआ था, जब इंडिया ने होस्ट किया था G20 का समिट, तब वहाँ पे जो क्रिप्टो का जो वर्किंग ग्रुप था उसमें जो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उस चीज़ को लेके उन्होंने फॉरवर्ड आगे नहीं बढ़े वो लोग। तो इसलिए उनका ये कहना था कि हम लोग ऑल्दो हमने पार्टिसिपेट किया लेकिन हम लोग उसको लेके कुछ बड़ा एक्शन नहीं लिया एंड ये अब नाउ इज़ द टाइम टू टेक सम बिग एक्शन, ऐसा उनका कहना है। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपको देना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।